नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। हरियाणा विशेष की शुरुआत करेंगे। गुरुग्राम में जाम से निजात दिलाने के लिए और लोगों का सफर सुहाना हो सके, इसके लिए गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल ने हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पर एक अंडरपास और फ्लाईओवर के साथ फुटओवर ब्रिज का उद्घाटन किया और इसके अलावा सेक्टर 111 से 115 की जलापूर्ति के लिए प्रणाली का भी उद्घाटन किया। इस जलापूर्ति परियोजना पर 10 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत आई है। गुरुग्राम की लगातार जो विकास के कार्यों की एक झड़ी लगी है, उसमें आज कुछ आयाम और जुड़ रहे हैं। पहला तो ये जो हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन, यहाँ कितना ट्रैफिक जाम होता था, कितनी भीड़ लगती थी, उसको निजात दिलाने के लिए एक अंडरपास, एक फ्लाईओवर, एक फुटओवर ब्रिज, इस प्रकार की ये योजना, इसका उद्घाटन किया जा रहा है। लगभग 52 करोड़ रुपए की राशि का ये प्रोजेक्ट जो है, इसको आज उद्घाटन के रूप में लिया जा रहा है। दूसरी परियोजना जो पानी के सप्लाई की जोन 8 सेक्टर 111 से 115 जो जलापूर्ति का नेटवर्क बनाया गया है, उसका उद्घाटन किया है। लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि का उसमें भी खर्च आया है। थोड़ा सा नीचे कर लो। सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम के क्राउन प्लाजा में ग्लोबल सिटी के निर्माण को लेकर देश के कई बड़े बिल्डर्स के साथ बैठक की और इस बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी शामिल रहे। गुरुग्राम के गडौली गांव में करीब 1000 एकड़ में बनने वाली ग्लोबल सिटी को लेकर मैप रोड तैयार किया गया और इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस ग्लोबल सिटी को वर्ल्ड लेवल की सिटी बनाई जाएगी और आज इस बैठक में जो चर्चा की गई, इसके बाद अगले महीने एक बैठक और होगी और इसमें तमाम बिल्डर अपने सुझाव भी रखेंगे और इस रोड मैप को आगे बढ़ाया जाएगा। आके जो गुड़गांव में ग्लोबल सिटी, उसकी डेवलपमेंट करने के लिए हमने एक कंसल्टेशन मीटिंग जो देश भर के बड़े प्रमुख बिल्डर्स, रियल एस्टेट कंपनीज, उन लोगों ने इससे बातचीत की और बहुत खुले मन से सबने चर्चा में हिस्सा लिया। बहुत से अच्छे सुझाव आए। इनके सब के सुझाव के आधार पर उसकी प्लानिंग हम करेंगे। 1 महीने बाद फिर मीटिंग करेंगे, तब स्टेक होल्डर्स को सबको बुला करके और उस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमने सोचा है एक अच्छी ग्लोबल सिटी, वर्ल्ड लेवल की सिटी बने। बहुत अच्छे अच्छे सुझाव हैं और वैसे तो गुड़गांव अब डेस्टिनेशन ऐसा बन गया है, दुनिया भर के लोग यहाँ, इन्वेस्टर्स यहाँ आते हैं, लेकिन ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स के बाद और ज़रा एक अच्छा स्थान वर्ल्ड लेवल सिटीज़ का एक। तो पंजाब के सीएम भगवंत मान के द्वारा चंडीगढ़ को पंजाब का हिस्सा बनाने की मांग पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि चंडीगढ़ पर पंजाब का ही नहीं, हरियाणा का भी हक है। लेकिन राजीव लोंगोवाल समझौते में एक चंडीगढ़ को दोनों स्टेट्स की राजधानी के रूप में रखा गया था और 60-40 का जो रेशो है, उसमें सारा हमारा एम्प्लॉइज़ का, बिल्डिंग्स का, ये सब उस समय से चल रहा है, आज भी वही है। इस प्रकार से एक तरफा रेजोल्यूशन पास करने का उन्होंने एक रिकमेंडेशन की है कि सरकार इस विषय को टेकअप करे। तो ऐसा रेजोल्यूशन रिकमेंड करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये केवल पंजाब का विषय नहीं है, ये हरियाणा का भी विषय है। इवन थोड़ा शेयर हिमाचल के लोग भी मांगते हैं। 7.19% शेयर हिमाचल का भी कोर्ट ने एक बार एक आदेश दिया था। हालांकि 7.19 इसलिए बहुत आग्रह उनका नहीं था, लेकिन फिर भी तीनों स्टेट्स की इसमें हिस्सेदारी है। शिमला ने अपनी राजधानी, यानी हिमाचल ने अपनी राजधानी शिमला बनाई है, लेकिन हरियाणा और पंजाब की राजधानी दोनों की चंडीगढ़ है और दोनों की रहेगी। कोई समझौते का कोई विषय आएगा तो केवल एक चंडीगढ़ नहीं है, इसमें मल्टीपल इश्यूज़ हैं और SOL भी है, उसमें हिंदी स्पीकिंग एरिया भी है। तो ये सारे विषय जब एक साथ बैठ करके कभी को करने की बात आएगी, तब तो कोई विषय आगे बढ़ता है, अन्यथा वन साइडेड रेजोल्यूशन का कोई अर्थ नहीं है। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने पंजाब के सीएम भगवंत मान पर निशाना साधा है। अभय चौटाला ने कहा कि पंजाब सरकार में बैठने वाला हर शख्स हरियाणा के हक मारने की बात करता है। पंजाब की असेंबली ने कोई स्पेशल सेशन बुलाया और सेशन बुला करके जो उन्होंने एक रेजुलेशन पास किया कि चंडीगढ़ जो पंजाब को दिया जाए।
पंजाब के अंदर जब भी कोई गवर्नमेंट बनती है तो वो इस किस्म के फैसले लेती रही है। हरियाणा को वैसे तो छोटा भाई कहते हैं और हरियाणा के हितों के खिलाफ असेंबली में सारे के सारे लोग जो छोटा भाई कहने वाले हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं, वो फिर हरियाणा के साथ विश्वासघात करते हैं, हरियाणा का हक मारने के लिए रेजुलेशन पास करवाते हैं। सरकार कहीं इस इशू को नहीं उठाएगी तो हम इसका कड़ा विरोध करेंगे और इसका विरोध हम अपने स्तर पे पार्टी के सतर के ऊपर पूरे प्रदेश में करेंगे। पूरे प्रदेश के लोगों के बीच में जाएंगे और कहेंगे कि भाजपा की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश के हितों के साथ कुठाराघात कर रही है, कहीं दबाव में आकर के आज हरियाणा के हितों को रखवाली करने की बजाय उसके साथ खिलवाड़ कर रही है। तो वहीं अभय चौटाला ने एसवाईएल का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सीएम मनोहर लाल को केंद्र से एसवाईएल के मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए। हरियाणा की असेंबली में एसवाईएल के ऊपर जब फैसला सुप्रीम कोर्ट से हमारे हक में आया था, उस वक्त पंजाब में बीजेपी की अकाली दल की गवर्नमेंट थी, हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी, सेंटर में बीजेपी की सरकार थी। उस वक्त भी उस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करने की बजाय पंजाब के अंदर एक रेजुलेशन ला करके उसका विरोध किया गया और एसवाईएल को लेकर के फैसला ले लिया कि एसवाईएल की नहर का निर्माण जहाँ से हो रहा है उस सारे जगह को मिट्टी से भर दिया जाए और मिट्टी से भरना शुरू कर दिया था। हमने उस वक्त बड़ी एक लड़ाई, एसवाईएल का पानी हरियाणा के लोगों को मिले, इसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने पूरे प्रदेश में 1 साल तक आंदोलन चला करके लड़ाई लड़ने का काम किया था। उसके बाद कांग्रेस की जब गवर्नमेंट बनी और दोबारा सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया था कि हरियाणा प्रदेश की नहर का निर्माण जो है केंद्र की सरकार करके दे, किसी भी फोर्स को लगा करके बना के दे, हमें हमारा जो हक उस वक्त का हिस्सा था वो मिलना चाहिए था। तो 134A को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जब कानून बना तब राइट टू एजुकेशन कानून नहीं था। उन्होंने कहा कि राइट टू एजुकेशन के तहत गरीब बच्चों को एडमिशन देने के लिए बोला गया है। जब 134A बनाया था उस समय जो केंद्रीय कानून राइट टू एजुकेशन वो नहीं था। बाद में राइट टू एजुकेशन कानून केंद्र का बना और सारे देश भर में वो लागू है। उसमें 25% एडमिशन जो है गरीब बच्चों का ये हर एक स्कूल को करना है राइट टू एजुकेशन में। अब हरियाणा में 134A 10% के नाते से क्यों उसको लागू रखा गया और राइट टू एजुकेशन लागू नहीं किया गया। अब जब सारी कठिनाइयाँ हमको ध्यान में आई हैं तो हमने 10% के बजाय 25% बच्चे हर एक स्कूल में और ये एडमिशन होंगे और इसलिए उसका लाभ ही होगा, उसका नुकसान नहीं होगा। ज़्यादा गरीब आदमियों को अपने बच्चों को एडमिशन कराने का मिलेगा मामला। हरियाणा में गेहूं की खरीद तो शुरू हो गई, लेकिन पहले दिन कम संख्या में ही किसान अनाज लेकर पहुंचे। कुछ जगह पर तो मंडियों में व्यापक व्यवस्था दिखी तो कुछ जगह पर व्यवस्था लाचार रही। देखिए रिपोर्ट। गेहूं की खरीद शुरू, मंडी रही तैयार, कम पहुंचे किसान। पहले दिन मंडियों में कम रही हलचल, कुछ जगह मंडियों में व्यवस्था दिखी लाचार। हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है, लेकिन पहले दिन ही मंडियों में सन्नाटा रहा। जहां मंडी सचिव की ओर से किसानों को परेशानी ना हो, इसको लेकर व्यापक इंतजाम किए गए, तो वहीं 10 से 20 ही किसान अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचे। तस्वीर में दिख रही ये जगह झज्जर के अनाज मंडी की है, जहां पर पहले दिन केवल 20 किसान अपनी अनाज लेकर पहुंचे। गेट पर पहुंचते ही मार्केट कमेटी के कर्मचारियों की ओर से किसानों को टोकन और गेट पास दिया गया। अनाज मंडी में सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की राइडर समय समय पर
मंडी में गश्त कर रही है। रजिस्ट्रेशन का एक तो लास्ट ईयर सरसों के जो रेट थे काफ़ी अच्छे, 8,000 से भी ऊपर सरसों हो गई थी, तो इस वजह से फार्मर जो है वो सरसों की उसने बिजाई ज़्यादा की है। यानी कुल मिला के रुझान सरसों की तरफ ज़्यादा गया। जी जी, सरसों की इस बार क्षेत्र बड़ा है लेकिन उसकी यील्ड कम आ रही है। उपज जो है वो बारिश से काफ़ी नुकसान हुआ है, तो उपज में लगभग 25-30% नुकसान है। ये तस्वीर नूह की है। अनाज मंडी पुन्हाना में भी किसानों की संख्या कम रही है, लेकिन जो किसान पहुंचे थे वो मार्केट कमेटी की ओर से किए गए व्यवस्था को लेकर संतुष्ट दिखे। इस बार सरकार ने 2015 रुपए प्रति क्विंटल की दर से एमएसपी निर्धारित की है, लेकिन पुन्हाना अनाज मंडी के आढ़ती गेहूं खरीद में बोनस की मांग कर रहे हैं। मैं तो सर इतना ही कहना चाहूँगा, गेहूं की 1 अप्रैल से गवर्नमेंट की खरीद स्टार्ट तो हो चुकी है, लेकिन फार्मों में एक तरीक़ा से होड़ सी है कि गेहूं का भाव होना चाहिए न्यूनतम 2250 रुपये और गवर्नमेंट का रेट है 2015। आसपास की यूपी राजस्थान की मंडियां आज भी वहां पर 2060 से लेकर 2080 तक गेहूं बिक रहा है, पर लेकिन उसमें एक डिफरेंस है थोड़ा सा, वहाँ पे क्वालिटी के हिसाब से गेहूं बिकता है। हमारे यहाँ पे एक तरीके से गवर्नमेंट को हर तरह का माल जाता है, और मैं तो ये कहना चाहूँगा गवर्नमेंट को माल मेरे हिसाब से जमींदार नहीं लाएगा, क्योंकि सरसों भी जमींदार कम से कम 60% जमींदारों के पास है। और गेहूं की आपकी आवाज़ देख लो, हमारे पास इस मंडी में, पुनाना मंडी में 1 तारीख को लगभग 30,000 कुंटल जमींदार गेहूं गिर जाता था, जो आज नाम मात्रा है, इसमें 1000 कुंटल भी नहीं है। और मेरी तो सरकार से भी यही गुजारिश है कि जमींदार का फ़ायदा हो और बोनस दिया जाए, जिससे कि माल पूरा को पूरा जमींदार अपनी मंडियों में जल्द से जल्द लाए। किसानों को हर चीज़ की फैसिलिटी है, गवर्नमेंट ने वैसा कोई ऐसा काम नहीं है, पानी से लेके सब चीज़ से लेके तो सब चीज़ फैसिलिटी है। किसानों को कोई नुकसान नहीं, किसान तो बिल्कुल खुश है गवर्नमेंट की नीतियों से। रहा उसका बात है जो भाव है, उससे थोड़ा सा ये है कि भाव थोड़ा कम है। 2015 यूपी और राजस्थान की मंडी आप देखो 2080 तक बिक रहा गया, तो उससे तो किसान तो चाहेगा मेरा भी तो ऊपर ही बिके। हमारा नाम जगपाल है जी, हम सोंद गांव से हैं। हमने 15-16 एकड़ में गेहूं बोया है, अच्छी पैदावार है और आज से गवर्नमेंट खरीद की भी उम्मीद है हो जाएगी चालू। हमारा ताजी 50-55 मन के एकड़ की सी एवरेज का की सी उम्मीद है। मुनाफा तो है ना रहे, वो सरसों बारे तो रहेगे मौज। हाँ, वो तो अपने काम करे ही जाए जी, वो तो तब राह की बात सोची जाए। अभी फर्स्ट टाइम आए जी, गेहूं बोयो जी। गेहूं की फसल है कम से कम 10-12 किला में, 10-12 एकड़, और फर्स्ट टाइम आए जी। अभी देखेंगे तक क्या तरीके से खरीद हो रही है। अभी फ़िलहाल इतना गेहूं भी ना मंडी में, और देखो जाएगा जी जब फसल की अच्छी कीमत मिलेगी, अच्छी मतलब ख़रीदारी होएगी, तो फिर आगे लाएंगे, ना तो फिर देखेंगे स्टॉक कर लेंगे। फ़िलहाल फसल ऐसा हो जी हमारे यहाँ पे फ़िलहाल देखो ऐसा नुकसान ना है, लेकिन फिर भी थोड़ी बरसात होगी ही, ओला आगे है, उनसे थोड़ी बाली झड़गी खराब होगी। पानी बिजली का हाजी पिसाए खड़े, कुछ भी ना मिले ही, तो ना पानी मिले, पेशाब करने को जगह ना मिले। कैसे तो सुबह से शाम भी हो जा भूतेर किसान। अभी ट्रैक्टर आएंगे, लंबी लंबी लाइनें लग जाएंगी। अब लेटरिन भी है, पेशाब भी है, पानी भी है, अभी ऐसी कोई सुविधा ना रही या मंडी में। रेवाड़ी के अनाज मंडी का भी यही हाल रहा है। गेहूं की कम आवक और नमी के चलते पहले दिन ज्यादा खरीद नहीं हो पाई है। केवल 31,000 किसानों ने ही रजिस्ट्रेशन करवाया है। इस बार सरसों की बम्पर पैदावार है, जिसके चलते किसानों के अच्छे दाम भी मिले हैं, और यही कारण है कि इस बार किसानों का गेहूं की पैदावार के प्रति कम रुझान रहा है। कालांवाली की अनाज मंडी की बात करें तो यहाँ भी किसान कम संख्या में पहुंचे। यहाँ पर मार्केट कमेटी के दावे खोखले नजर आए। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे मंडी व्यवस्था में भारी कमी है। यहाँ पर ना तो पानी की व्यवस्था है और ना ही साफ सफाई की। बहरहाल पहले दिन तो अनाज लेकर किसान कम पहुंचे हैं, लेकिन कुछ दिनों में किसानों की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिल सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। एक अप्रैल 2022 यानी आज से नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है और वित्त वर्ष शुरू होते ही कई क्षेत्र में अहम बदलाव किए गए हैं। इसके साथ ही कई चीजों के दाम भी बढ़ाए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। 1 अप्रैल कई बड़े बदलाव, जेब में महंगाई की भारी मार। बैंकिंग से लेकर पोस्ट ऑफिस टैक्स के बदले नियम। रसोई गैस, दवाइयां समेत कई चीजें हुई महंगी। नए वित्त वर्ष की शुरुआत क्या हुई? लोगों की जेब ढीली होने लगी। जहां पहले महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी थी, तो वहीं वित्त वर्ष शुरू होते ही कई और चीजें महंगी हो गई हैं। इसके साथ ही कई नियमों में बदलाव किया गया है। इन बदलावों का असर आम लोगों पर सीधे पड़ने वाला है। टैक्स, बैंकों के नियम, जीएसटी और पीएफ खाते समेत कई अहम क्षेत्रों में बदलाव हो रहे हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि क्या क्या अहम बदलाव किए गए हैं। होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी खत्म। निवेश पर भी कैची। हाईवे पर सफर करना हुआ महंगा। दवाइयां हुई महंगी। रसोई गैस हुआ महंगा। पीएफ अकाउंट पर टैक्स। घर का सपना हुआ महंगा। जीएसटी नियम में बदलाव। हमने कंप्यूटर ऑपरेटर बिठा रखा है गेट पे, उसका ऑनलाइन वहीं काट दिया जाता है गेट बस। व्यवस्थाओं की बात, हमारी व्यवस्था बिजली पानी सफाई की व्यवस्था करनी होती है हमने, और सभी हमने व्यवस्थाएं कंप्लीट है। मंडी के अंदर किसी भी किसान को या किसी आड़ती को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। सेम डे में जी गेट पर जैसे ही किसान आता है उसमें कंप्यूटर में उसका गेट पास काट दिया जाता है। पीएफ से जुड़े एक अहम नियम बदल गए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की नोटिफिकेशन के मुताबिक एक निश्चित सीमा से ज्यादा किसी कर्मचारी के भविष्य निधि योगदान पर ब्याज पर टैक्स लगाया जाएगा। तो वहीं एक्सिस बैंक ने मिनिमम बैलेंस की सीमा 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दी है। पंजाब नेशनल बैंक पीपीएस को लागू करने जा रहा है। किसानों को दिक्कत ना हो इसके लिए हर गेट के ऊपर हमने काउंटर बनाए हुए हैं। हेल्प डेस्क है, वहाँ पर हमारा एक कर्मचारी अवेलेबल रहता है। कोई दिक्कत होती है तो वहाँ संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा ई खरीद के ऊपर ही सारा प्रोसेस होगा, तो जिसका रजिस्ट्रेशन है किसान का वो किसी भी टाइम आए। शेड्यूलिंग वैसे सरकार ने जारी की हुई है, शेड्यूल के हिसाब से आए, फसल सुखा कर लाए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वित्त वर्ष में सफर करना और घर खरीदने का सपना महंगा हुआ है। टोल टैक्स के रेट में बढ़ोतरी की गई है, तो वहीं दवाइयों के दाम बढ़ गए हैं। पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरस जैसी कई दवाइयों की कीमतों में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी की जा रही है। रसोई गैस के दामों में भी इजाफा किया जा रहा है। महंगाई की मार से लोग परेशान हैं, जहां लोगों की कमाई चवन्नी और खर्चा रुपया हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो अंबाला में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहा है खन्ना पैलेस की जमीन का मामला, जिसमें नगर निगम अधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने मिलीभगत कर बिना सीएलयू के एक साथ 6 एनडीसी जारी कर दी। जननायक जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विवेक चौधरी ने इस मामले को उठाया है, जिन्होंने इस मामले में निगम मेयर शक्ति रानी शर्मा और निगम कमिश्नर वीरेंद्र लाठर को शिकायत दे कार्रवाई की मांग की है। विवेक चौधरी ने कहा कि यदि निगम कमिश्नर ने इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया तो वे आगे का रुख करेंगे, लेकिन उनका लोगों और सरकार को चूना लगाने वालों को सीधा संदेश है कि वे निगम को अब छोड़ जाओ। इस मामले को लेकर नगर निगम कमिश्नर वीरेंद्र लाठर ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है और इस मामले को लेकर जांच टीम नियुक्त कर दी गई है। दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं भ्रष्टाचार को लेकर सख्त रहने वाली मेयर शक्ति रानी शर्मा इस मामले को लेकर गंभीर नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि शिकायत उनके पास भी पहुंची है। इस मामले को निगम कमिश्नर को स्थिति से अवगत करवाने के लिए बोला गया है। मेरी मेयर मैडम से भी सेम डे ही बात हुई थी। मेयर मैडम ने भी आश्वासन दिलाया था कि हाँ
इसके ऊपर जांच की जाएगी, जांच कराई जाएगी और उसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। अभी कमिश्नर साहब ने मेरे को जो बताने का काम किया कि नेक्स्ट वीक में आपको रिपोर्ट दे दी जाएगी। नेक्स्ट वीक में मैं मंडे को फिर आने का काम करूंगा, फिर कमिश्नर साहब से पूछूंगा। अगर इनके पास कोई ठोस जवाब नहीं है तो आगे की कार्रवाई करने का काम करूंगा। ऑफिस के अधिकारियों को जांच के लिए कहा है। जैसे ही संबंधित जांच आएगी मेरे सामने, उसके अकॉर्डिंग निर्णय लिया जाएगा। जहाँ तक करप्शन की बात है, मेरे सामने ऐसी कोई किसी ने शिकायत की नहीं है। अगर कोई ऐसा केस आता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई जरूर होगी। एनडीसी की दिक्कतें हैं वो हम उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मेरे पास शिकायत आई है और उस शिकायत को मैंने आगे कमिश्नर को भी भिजवा दिया है और वो कमिश्नर ने मुझे आश्वासन दिया है कि जो भी इस पर कार्रवाई होगी वो मुझे उससे अवगत कराएंगे। मिस्टर विवेक ललान है शायद, तो अभी हमारे नए नॉमिनेटेड पार्षद हैं, उनके हस्बैंड हैं। उन्होंने मेरे ख्याल से ये कमिश्नर साहब को भी दी थी एप्लीकेशन और एक मुझे भी दी थी और उन्होंने कुछ कागजात साथ में लगाए थे, तो उसी के थ्रू मुझे पता चला है और मैंने वो आगे भी प्रपोज कर दिया। फिलहाल हरियाणा विशेष में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।